हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस बाय HM अवस्थी में। आज हम आपके लिए एक चैप्टर लाए हैं आपके NCERT बुक से 10th क्लास का लाइट। और इस चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट आपने सुना होगा लाइट के बारे में। लाइट का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश या उजाला। एक्चुअल में लाइट होती क्या है? तो लाइट का सीधा सा आप ऐसे समझिए कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है। लाइट एक एनर्जी है और ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिना लाइट के हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे किसी भी कंडीशन में। लाइट है तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, अन्यथा दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है, तो लाइट क्या हुआ? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि बिना लाइट के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हमको इस लाइट के आधार पर अगर हम देखें तो पदार्थों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे सन, या कोई मान लीजिए सन है, बल्ब है, टॉर्च है। निश्चित रूप से आप इनके बारे में जानते हैं और ये बात भी जानते हैं कि ये सन है, इससे क्या निकलती है? लाइट निकलती है। बल्ब से भी क्या होती है? लाइट निकलती है। टॉर्च से भी लाइट निकलती है। तो एक तो ऐसे पदार्थ हो गए जिनसे लाइट निकलती है। दूसरे पदार्थ कौन से होते हैं? जिनसे लाइट नहीं निकलती है। इसके अलावा जैसे टेबल है, चेयर है, चौक है, बोर्ड है, इस तरह से ये कुछ पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे लाइट नहीं निकलती है और बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं जिनसे लाइट निकलती है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे लाइट खुद की स्वयं की उनकी लाइट होती है और वो लाइट क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ल्यूमिनस सब्सटेंस। ल्यूमिनस सब्सटेंस। और ऐसे पदार्थ जिनसे लाइट नहीं निकलती है, नॉन ल्यूमिनस। वो क्या कहलाएंगे बच्चों? नॉन ल्यूमिनस कहलाएंगे। तो दो तरह के पदार्थ हो गए। एक तो ऐसे पदार्थ जिनसे लाइट खुद की लाइट होती है उनकी, और एक दूसरे कौन से पदार्थ जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो कोई लाइट नहीं निकालते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। मून भी किसमें आएगा? नॉन ल्यूमिनस में आएगा। मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। और इधर स्टार्स किसमें आएंगे? ल्यूमिनस में, क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है। तो ल्यूमिनस स्टार, आप जानते हैं कि सन भी क्या है? एक स्टार है। सन भी क्या है? एक स्टार है। सन इज ऑल्सो ए स्टार। तो स्टार क्या हो गए? स्टार्स ल्यूमिनस हो गए। तो दो तरह के पदार्थ। अब बात यह आती है कि हम कह रहे हैं कि लाइट से हमको कोई चीज दिखाई देती है, यानी कि कैसे दिखाई देगी?
जब किसी वस्तु से लाइट हमारी आंखों पर पड़ेगी तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। ओके, तो टॉर्च से तो लाइट निकल रही है, सन से निकल रही है, बल्ब से निकल रही है, इसलिए हमको वो दिखाई दे जाती है। लेकिन पंखा भी हमको दिखाई दे रहा है, टेबल हमको दिखाई देती है, वो सारी वस्तुएं जो हम देखते हैं, लगभग सारी वस्तुएं देखते हैं अगर हमारी आंखें सही है तो वो कैसे दिखती है जबकि उनसे तो कोई लाइट नहीं निकलती। देखिए लाइट तो उनसे भी निकलेगी लेकिन उनकी खुद की नहीं होगी। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप टेबल देख पा रहे हो, टेबल को आप देख पा रहे हो तो इसका कारण ये है कि पहले यहाँ या तो सन से लाइट इस पर पड़ेगी या किसी टॉर्च से आप इसके ऊपर लाइट डालोगे या फिर आप बल्ब से इसके ऊपर लाइट आएगी और फिर इससे टकराएगी। टकराने के बाद वो क्या होगी, हमारी आंखों पर पहुंचेगी। इनडायरेक्टली वो टेबल से आ रही है लेकिन डायरेक्ट तो कहां से आ रही है, टेबल से, लेकिन इनडायरेक्ट कहां से है, वो सन से, बल्ब से या टॉर्च से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी थिंग, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज हमको कब दिखाई देगी, जब उस पर पड़ने वाली लाइट या उससे निकलने वाली लाइट सीधी हमारी आंखों पर पहुंचे। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरह के पदार्थ हो गए, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ऐसे पदार्थ जिनसे खुद की लाइट निकलती है वो ल्यूमिनस और जिनसे खुद की लाइट नहीं निकलती वो नॉन ल्यूमिनस। और लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें वस्तुओं को देखने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम नेचर ऑफ लाइट की, कि लाइट की नेचर कैसी होती है। नेचर ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, साइंटिस्टों ने कहा, क्या देखा कि भाई ये जो लाइट होती है ना, वो एक थ्योरी आई थी, दो थ्योरी आई थी। एक तो आई थी पार्टिकल थ्योरी बच्चों, एक तो कौन सी थी, पार्टिकल थ्योरी आई थी। किसके लिए, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट को समझाने के लिए। एक तो कौन सी थ्योरी है बच्चों, सबसे पहले पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट ये है कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, मीन्स फोटॉन्स के रूप में। इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था, फोटॉन। तो लाइट, पार्टिकल थ्योरी के अनुसार लाइट कैसे मूव करेगी, नेचर कैसी होगी उसकी, पार्टिकल्स की होगी, कणों के रूप में वो लाइट होती है। फिर बाद में यही भाई साथ साथ एक दूसरी थ्योरी और है, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट होती है वो वेव के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है, तरंग के रूप में, ऐसे। इसको क्या बोल दिया, वेव थ्योरी बोल दिया। तो दो थ्योरी हो गई, एक तो पार्टिकल थ्योरी जिसमें क्या कहा गया कि लाइट कैसे चल रही है, पार्टिकल्स के रूप में, या लाइट कैसी होती है, पार्टिकल्स के रूप में होती है। दूसरी थ्योरी कह रही है नहीं, पार्टिकल नहीं, किसके रूप में है, वेव के रूप में। तो साइंस में क्या होता है, एक्चुअली सारा अपवाद बहुत ज्यादा होते हैं, एक खोज होती नहीं है कि उसकी कमियां सबसे पहले उसमें बताने के लिए साइंटिस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये बताइए कि नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे। फिर इन दोनों को भी फेल कर दिया और एक लास्ट में एक थ्योरी आई, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, और यही मान्य है आज की डेट तक, यही मान्य है डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट से क्या मतलब है कि जो लाइट होती है वो उसकी नेचर दोनों है, बोथ नेचर, पार्टिकल एंड वेव, पार्टिकल एंड वेव। यानी कि लाइट को जैसी आवश्यकता होती है वो वैसी ही
अपनी प्रकृति दिखाती है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ वेव रूप में होना चाहिए तो वो वेव के रूप में हो जाती है, और लाइट को लगता नहीं यहाँ हमें पार्टिकल के रूप में होना है तो वो पार्टिकल्स के रूप में अपनी नेचर दिखाती है। इसके बाद देखिए आप अगला तो अब क्या बात समझे आप कि अगर प्रश्न ये है कि लाइट की नेचर कैसी होती है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि लाइट की नेचर कैसी है, डुअल नेचर है, पार्टिकल एंड वेव। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, इससे बात करेंगे हम। अब लाइट जो है उसकी बहुत सारी, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है या किसी पदार्थ से टकरा के, तो उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो उनमें से एक घटना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है तो बीच में बहुत सारे पदार्थ उसको मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। उनमें से एक घटना हम यहाँ देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे धीरे धीरे, कई फिनोमिना, कई घटनाओं के बारे में इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी घटना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, तो ये सरफेस पर लाइट पड़ रही है, सरफेस पर लाइट पड़ रही है, या यूं कहें कि कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इसकी कोई सरफेस होगी, किसी भी चीज का, वो ग्लास का है, मान लीजिए कांच का कोई पदार्थ, तो यहां ये पड़ी लाइट, इस पर पड़ी, तो तीन बातें यहां हो सकती हैं। एक तो ये कि ये इसके अंदर चली जाएगी और फिर वापस बाहर निकल जाएगी, अंदर चली जाएगी और वापस बाहर निकल जाएगी, या फिर टकराएगी और वापस टकरा कर वापस उसी दिशा में चली जाए जिधर से वो आई है। तीन बातें ही, नंबर वन टकराई, टकरा करके वापस उसी दिशा में चली गई जहां से वो आई। दूसरी, कुछ भाग इसका क्या हो गया, इसके अंदर रह गया और कुछ भाग इसका क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इससे कितना अंदर रहेगा, कितना टकरा करके वापस जाएगा, कितना बाहर निकलेगा, इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग पदार्थों का उपयोग करके, या अलग अलग प्रकार के पदार्थ लेकर के। इसकी जो मात्रा है तीनों चीजों की, तीन बात हो रही है यहाँ पर, टकरा कर वापस जाना, इसके अंदर रहना और बाहर निकलना। कुछ भाग बाहर वापस निकल गया, कुछ इसके अंदर रह गया और कुछ बाहर निकल गया। तीनों में की मात्रा कितनी है ये डिपेंड करता है अलग अलग पदार्थ पर करता है, तो इससे तो हमको ध्यान नहीं देना। लेकिन हाँ, ये बात हमारी समझ में आ गई, तीन बातें हो सकती है। तो इन तीनों का जो अंदर है उसको तो बोलेंगे लाइट का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, जो अंदर रहेगी लाइट इसके अंदर गई, एब्जॉर्प्शन हुआ, या यूं कहें कि यहीं से एक घटना निकल कर आएगी, रिफ्रैक्शन। और ये हो गई बाहर निकल गई, और ये जो घटना है वापस, दोनों ही इस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा दोनों कंडीशन रिफ्रैक्शन? क्योंकि यहां ये मान लीजिए एयर है, ये क्या हो गया ग्लास, और ये वापस में क्या आ गया एयर, तो यहाँ मीडियम चेंज हुआ। जब मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अंदर जाती है, तो फिर होता है रिफ्रैक्शन। इधर यहाँ ग्लास से एयर, यहाँ भी मीडियम चेंज हुआ, इसलिए ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन। दोनों ही कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये रिफ्रैक्शन। लेकिन उसी मीडियम में वापस चली गई, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको,
रिफ्लेक्स। समझ में आ रही बात? देखिए वापस सुनिए इस बात को कि जब लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या किसी पदार्थ से टकराती है तो तीन बातें वहां पर हो सकती हैं और होती हैं। लगभग तीन बातें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कुछ भाग तो क्या होगा, लाइट का टकराएगा वापस चला जाएगा, कुछ इसके अंदर रह जाएगा उस पदार्थ के अंदर, कुछ इससे बाहर निकल जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? टकरा करके वापस उसी मीडियम में आना, कमिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, वापस आ जाना। लाइट रेज जब टकराती हैं किसी सरफेस से और टकरा करके वो उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। जैसे आपने बॉल को किसी दीवार से मारा, दीवार से टकराई, टकरा करके क्या हुआ, वापस उसी डायरेक्शन में आ गई जिधर से वो गई थी। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कम या ज्यादा कैसे होगा? देखिए रिफ्लेक्शन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं? हम जान रहे हैं, मान लीजिए ये कोई कांच का टुकड़ा है और इस पर कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है जी। अब रिफ्लेक्शन क्या है? टकराई, टकरा करके वापस आना, ये रिफ्लेक्शन। तो हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ करें जिससे क्या होगा कि ये जो लाइट रे है वो इससे बाहर नहीं जाए। अब बाहर नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, टकरा करके वापस उसी दिशा में आ जाएगी। तो जब हम इसको जाने ही नहीं देंगे तो सारी की सारी लाइट जो इससे टकराएगी वापस उसी दिशा में आ जाएगी, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पूरा का पूरा जो लाइट है, ऐसा संभव नहीं है, आइडियल कंडीशन बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन लगभग पूरा हो जाता है कि ऐसा कुछ यहाँ कर दें कि ये लाइट बिल्कुल इससे बाहर ना निकले। तो क्या होगा, तो ऐसे किसी पदार्थ की यहां हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, क्योंकि इस पदार्थ को पॉलिश करने से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन को ये बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे पदार्थ को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टर। ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टर। क्यों बोला रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को बढ़ा रहा है। तो द बेस्ट रिफ्लेक्टर, जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है वो होता है सिल्वर। तो सिल्वर जो होता है बच्चों वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। आप अगर सिल्वर की यहाँ कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग यहाँ कर देंगे तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, लगभग पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्शन का आपको एग्जांपल मिलता है वो मिरर देखते हैं आप लोग, शीशा, दर्पण, जिसको दर्पण बोलते हैं हम लोग, दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं हम लोग, तो वो क्या है, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन उससे होता है। उसका रिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है, वैसे तो वो साधारण ग्लास का टुकड़ा ही तो होता है, लेकिन आप जब उसको पीछे देखना, कभी नहीं देखा है या फिर देखा होगा आपने, पीछे आपने देखा होगा एक रेड रेड कलर का पदार्थ आपको उसको ग्लास के पीछे दिखाई देता है, लेकिन रेड को भी जब आप हटाओगे तो आपको बिल्कुल एक चमकीला पदार्थ दिखाई देगा। वो क्या है, सिल्वर है। क्यों लगा है वो, जिससे कि लाइट रे उसके पार नहीं जाए और अच्छा पूरा का पूरा अच्छा रिफ्लेक्शन, बहुत बेस्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है वो सिल्वर। तो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए बहुत ही अच्छी इमेज हमको वहां दिखाई देते। आप उस जो पीछे जो कोटिंग हो रही है उसको आप हटा दीजिए तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बिल्कुल हटा दिया तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो क्या होगा, लाइट बिल्कुल पार हो जाएगी, तो हमें इमेज ही नहीं बनेगी, मतलब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन का काम कौन कर रहा है, वो पदार्थ जो पीछे उसके लगा हुआ है, तो वो क्या लगा हुआ है, सिल्वर। और सिल्वर क्या है, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो ये बात हुई। और आपने ये भी पढ़ा होगा पदार्थों के बारे में, जो लाइट है वो लाइट आर पार हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, इस तरह से पदार्थों को लाइट जो आर पार होती है उसके आधार पर भी कई भागों में बांटा
गया है। तो ये तो हो गई बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन में। तो ये बात समझ में आ गई रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट रे का टकराना किसी पदार्थ से, किसी सतह से, किसी सरफेस से, और टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट आना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब देखिए आप नेक्स्ट, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो प्लेन मिरर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है इससे रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझाया जा सकता है। प्लेन मिरर कौन सा होता है? जिसको हम घरों पर रोजाना अपना चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं। सुबह बहुत सौ पर काम ये दिन में 3-4 बार भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कैसा लग रहा हूँ, घर से निकलते वक्त सबसे पहले प्लेन मिरर को ही देखते हैं। तो प्लेन मिरर जो है उसकी खास बात क्या है कि नंबर 1 तो ये बहुत ही स्मूथ होता है, और स्मूथ है इसलिए रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है इससे। जितनी भी स्मूथ सरफेस होंगी रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो स्मूथ होने के कारण रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए आप, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, मिरर कब होगा? जब इस पर कोटिंग कर दी जाएगी। कोटिंग कर दोगे आप किसी पदार्थ की, तो ये मान लीजिए कोई लाइट रे आई और ये वापस आ गई, वापस आ गई। अब पढ़ रहे हैं जो लाइट रे इस पर गिर रही है, यानी कि जो इसकी सरफेस से टकरा रही है, उसको, उस लाइट रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर पड़ रही है, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे उसको। उसके बाद ये टकराई है, टकराने के बाद क्या हो गया? इसका रिफ्लेक्शन हो गया। इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये एरो का चिन्ह आपको बिल्कुल बनाना है, एरो साइन आप नहीं भूल सकते, ना ही भूलना है, क्योंकि ये एरो का साइन ही है जो हमें बताएगा कि लाइट किधर जा रही है और किधर नहीं जा रही, किधर से आ रही है, किधर जा रही है। एरो साइन बनाना जरूरी है, इसके बिना ये लाइट रे होगी ही नहीं, मानिए आप। एरो चिन्ह ये बता रहा है कि ये इधर टकरा रही है और इधर वापस जा रही है। तो ये क्या हो गई बच्चों? रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो इंसिडेंट हो रही है, जो पड़ रही है, गिर रही है सरफेस के ऊपर, वो क्या हो गई? इंसिडेंट रे। और जो ये सरफेस है, सॉरी ये क्या नाम, प्लेन मिरर है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर, या यूं कहें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बिल्कुल एक लाइन आप खींच दो, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर के जा रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है, जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन या नॉर्मल रे। नॉर्मल है ये, क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्या है नॉर्मल? जो मिरर है, प्लेन मिरर है, उसकी जो सरफेस है उसके जस्ट 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री का एंगल है ये लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल। ओके, अब देखिए तो क्या क्या 3 बातें बताई मैंने। इंसिडेंट रे को
होगी? जो इंसिडेंट होगी। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी? रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये पड़ रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस मिरर के बिल्कुल 90 डिग्री पर जो लाइन खींची है आपने वो क्या है? नॉर्मल। वो क्या है? नॉर्मल। तो यहां देखिए अब दो एंगल यहां बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। एक एंगल तो ये बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, और एक एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। बिटवीन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दो एंगल बन रहे हैं यहां पर। इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे लिखेंगे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट देखिए आप, तो आगे कहानी समझ में सारी। अब नेक्स्ट देखिए आप कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ तो दो लॉ हैं, दो नियम हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। दो लॉ पढ़ेंगे हम, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल are lie in a same plane. तीनों कौन कौन? तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। या तो दोनों पूछेगा, एक पूछता है तो फिर सेकंड लॉ पूछेगा। वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. क्या है सेकंड लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन के, यहां देख सकते हैं आप इस बात को, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हो गया नॉर्मल। तो ये जो दोनों एंगल हैं आई एंड आर क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। कौन, आई एंड आर। तो इसको हम न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बात हो गई। एक बात और बताना भूल गया मैं कि जब कोई रे, ये नॉर्मल था, नॉर्मल के ऊपर ही पड़ेगा। जब कोई रे इस नॉर्मल के ऊपर से ही आ रही है, पहले तो यू आ रही थी तो यू चली गई, एंगल बराबर होगा। लेकिन जब नॉर्मल के ऊपर से निकल रही है तो फिर कहां जाएगी, वो वापस उसी दिशा में चली जाएगी। जैसी जाएगी वैसी ही उसी दिशा में, यू की तो सीधी सीधी वापस हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि जब ये नॉर्मल के ऊपर से आ रही है तो नॉर्मल और इसके बीच आने वाली रे इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री का। तो वापस जाएगी तो भी कितना होगा एंगल, 0 डिग्री का। तो ये बात है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बारे में एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं दूसरा। दो प्रकार का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें केवल आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना कि अगर दो प्रकार का है, एक तो है कंटिन्यूअस और रेगुलर रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने के हैं, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स हैं। एक तो है कौन सा, रेगुलर, रेगुलर या इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या नॉन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रहा है, जैसे प्लेन मिरर बिल्कुल चिकनी सतह से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप लिख सकते हैं बाय स्मूथ सरफेस, बाय स्मूथ सरफेस, बाय स्मूथ सरफेस। और ये डिफ्यूज जो होगा वो किससे होगा, बाय रफ सरफेस, रफ सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो रहा है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे यहां तो आप इसका एग्जांपल देते हैं प्लेन मिरर, और जैसे कोई कार्डबोर्ड या लकड़ी के टुकड़े से अगर हो रहा है तो, या चौक से हो रहा है तो कैसा होगा, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ऐसे देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें तो पैरेलल जो रेज आएंगी, इधर देख सकते हैं आप, इसमें ये प्लेन सरफेस है कोई बिल्कुल स्मूथ, ये आ रही है ऐसे इस तरह से, तीसरी आई मान लीजिए पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जा रही है, पैरेलल आएंगी और पैरेलल ही जाएंगी। ये तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन।
और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किससे होता है? उधर ही सरफेस से। मान लीजिए यार, अब इसमें क्या होगा, ये उल्टी सीधी जा सकती है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल जाएंगे। तो यहाँ पैरेलल आएंगे, वो पैरेलल नहीं जाएंगे, बात ये है। तो स्मूथ में और इसमें ये अंतर है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये स्मूथ रिफ्लेक्शन हो गया, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डायग्राम बना सकते हैं आप। ओके, इसी के साथ आज का मेरी वीडियो यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट और पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन से संबंधित मिरर्स के बारे में। मिरर्स जो होते हैं, तो प्लेन मिरर होता है, इसके अलावा और भी मिरर होते हैं, उनके बारे में हम कल या नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। ओके, थैंक यू।